गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई सेल्फ अजय सिंह सोलंकी, फैकल्टी सोशल साइंस, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। हम लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे पॉलिटिकल पार्टीज, और उसी चैप्टर को मैं आज कंटिन्यू करूंगा इस लेक्चर के अंदर। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, उसका एक रिकैप लेना जरूरी है। हमने वहां पर देखा था पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, पार्टीशनशिप का मतलब क्या होता है, इसके बाद आपका पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, कितने तरीके की पार्टी सिस्टम होते हैं वर्ल्ड में, सिंगल पार्टी, बाय पार्टी, मल्टी पार्टी। उसके बाद नेशनल और रीजनल पार्टीज में क्या डिफरेंस होता है, हमारे यहाँ पर कितने नेशनल पार्टीज हैं इस समय प्रेजेंट में। उसके अंदर मैंने एक पार्टी डिस्कस कर ली थी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और सेकंड पर जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और वो कौन सी पार्टी है बेटा, आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब मैं बात करूं तो इसको 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने बनाया था, या हम कह सकते हैं फाउंडेड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक कह लीजिए या एक तरीका कह लीजिए, अप्रोच ज्यादा बेटर रहेगा ट्रिक की जगह। एक अप्रोच है, जब आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि सर अलग अलग 7 जो पार्टीज दे रखी है हम उन्हें कैसे याद करें। हमें याद नहीं करना है, एक अप्रोच लेकर के चलना है कि जो भी पार्टी आएगी उसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ बेसिक चीजें याद रखनी, जैसे कि सबसे पहले ईयर, ठीक है, उसको किसने फाउंड किया था, उसका प्रेजेंट में कौन इस समय प्रेसिडेंट है या लीडर है, किन जगहों पर वो इस समय आपका कंट्री के अंदर उसकी एग्जिस्टेंस है, कहां पर वो बहुत ज्यादा अपना मतलब एक कह सकते हैं सपोर्ट है, जैसे तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी है, वो वेस्ट बंगाल में उसका एक कह सकते हैं बेस है अच्छा। ठीक है, उसके अलावा आपका हम कह सकते हैं किस तरीके की वो पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, सेकुलरिज्म या आपका मार्क्सिज्म है, लेनिज्म है, अलग अलग। तो ये एक अप्रोच बन गई यहाँ पे कि हमें एक पता है, क्या चीज पता है कि हमें जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी पे सवाल आएगा, भले ही वो बीजेपी है, कांग्रेस है, तो हमको एक सेट पॉइंट्स हैं जिसके अंदर हमारे को आंसर डालना है। ईयर, फाउंडेशन किसने करी थी, फाउंडिंग मेंबर कौन था, इसके अलावा किन किन स्टेट्स के अंदर ये पार्टीज अभी वर्क कर रही हैं, इनका मेन एजेंडा क्या है, ठीक है, वर्तमान में इनका कोई प्रेसिडेंट वगैरह अगर आपको याद है तो उसके बारे में बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जो आईएनसी है वो नेशनल और स्टेट लेवल पर काफी सालों तक क्या किया, उसने आपका रूल किया। भारत में आजादी के बाद काफी सालों तक कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिन्होंने रूल किया था। ठीक है, और किन की लीडरशिप में रूल किया था आपका बेटा, जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंदर। अगले पॉइंट पे आते हैं बेटा अपन। इट वॉज द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1980 to 1989 एंड आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइन। तो हम क्या है, बीच बीच में जनता पार्टी की अपन बात करें तो वो भी पार्टी आई बीच में, हमने पढ़ा है कुछ चैप्टर्स के अंदर जनता पार्टी के बारे में, बट यहाँ पर अलग अलग आपको टेन्योर दे रखा है, जहां पर कांग्रेस पार्टी आई बीच में नहीं रही पावर में, फिर आ गई। फिर ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, ना तो राइटिस्ट है ना ही लेफ्टिस्ट है। अब सवाल कि सर ये 3 वर्ड जो आपने हाईलाइट करे इनका क्या मतलब, सेंट्रिस्ट पार्टी का मतलब है कि पूरे इंडिया में ये अपना एक प्रमोट करती है जो पॉलिसीज हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सेंट्रिस्ट पार्टी। आपका राइटिस्ट पार्टी जो एक स्पेसिफिक अगर किसी पार्टी को कोई एजेंडा है, बीजेपी का हम कहें तो एक सेट एजेंडा है तो वो राइटिस्ट के अंदर हम ले सकते हैं। लेफ्टिस्ट पार्टी जो कि आपका जैसे सीपीआई है, सीपीआईएम है, तो दे आर कॉल्ड द लेफ्टिस्ट पार्टी, क्योंकि उनका एक सेट एजेंडा है खुद का कि वर्कर्स हैं, पीजेंट्स के लीजिए, फार्मर्स के लीजिए, पीजेंट्स ना कहकर के हम फार्मर्स के लें, वर्कर्स के लें, या फिर इस तरीके का जो वर्ग है सोसाइटी के अंदर उसका अपलिफ्टमेंट करना है ना, जो उनके पास इस समय इश्यूज हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करवाना। उनका जब अपन देखेंगे अभी फ्लैग या सिंबल बोलें, फ्लैग ज्यादा गलत रहेगा, अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, जो पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है उसके अंदर भी अपन देखेंगे किस तरीके का उन्होंने वहां पर वो इमेज डाल रखी है। It aims to safeguard educational, religious and cultural rights and to promote welfare of weaker sections and the minorities. Congress party support new economic reforms but with a human face, मतलब कि नए नए बदलाव के लिए क्या है, they are ready for the changes but वो रैशनल होना चाहिए, वो प्रॉपर वे में साइंटिफिक होने चाहिए। The party also advocates continuing with the policy of non-alignment as its foreign policy. It is also follow the principle of Panchashil.
पंचशील, नॉन अलाइनमेंट, आपका हमें अपने आप को न्यूट्रल रखना है, हम किसी एक स्पेसिफिक वर्ल्ड के अंदर पावर के साथ उसके सपोर्ट में नहीं जाएंगे, हम तो न्यूट्रल हैं, सबके साथ हम रहेंगे, हमें अपना कंट्री को डेवलप करना है रादर देन फॉर्मिंग एनी ग्रुप्स और सपोर्टिंग एनी वर्ल्ड पावर और एनी ऑफ देयर ग्रुप्स। अब आगे देखते हैं इसके नेक्स्ट क्या है। भारतीय जनता पार्टी की जब मैं बात करता हूं तो आपका 1980 के अंदर फॉर्म हुई थी, ठीक है। दो मेजर पार्टीज थी उस टाइम पे, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी के पहले जनता पार्टी थी, जनता पार्टी के बाद आपका बीजेपी 1980 के अंदर आती है, ठीक है। जनसंघ, जनता पार्टी, देन बीजेपी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम सुना होगा आपने, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय नाम सुना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो ये सब वो फाउंडिंग मेंबर्स जो कि जिन्होंने नींव रखी इन पार्टी के लिए, या इससे पहले जो जनता पार्टी थी उनकी नींव रखी। जेपी आंदोलन आपने सुना होगा, जयप्रकाश नारायण, नींव रखी और बाद में फिर इस पार्टी का फॉर्मेशन होता है। इट चैंपियंस द सोशियो रिलीजियस वैल्यू ऑफ हिंदू मेजोरिटी ऑफ इंडिया, कंजर्वेटिव सोशल पॉलिसीज एंड स्ट्रॉन्ग नेशनल डिफेंस। अब यहाँ पर एक आरएसएस लीड ऑर्गेनाइजेशंस की बात होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्लेस अ बिग रोल। तो एक तरीके से एक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, कहीं ना कहीं ये भी हम कह सकते हैं बैक सपोर्ट के लिए, या जो स्वयंसेवक रहते हैं कहीं ना कहीं उनका एक मोल्डेड रहते हैं वो बीजेपी पार्टी की तरफ, है ना। सिंस इट्स फॉर्मेशन द बीजेपी हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग राइवल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट हैज allied with the regional parties to challenge the Congress party which dominated Indian politics for 40 years। हिंदुत्व की जैसे मैंने बात करी थी अभी, आपका राइटिस्ट वाली बात करी थी, हिंदुत्व मतलब कि हिंदू या हिंदूनेस, नेशनलिज्म। जम्मू कश्मीर के बात हो या फिर आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, ये सारे कुछ मेजर एजेंडाज हैं जो बीजेपी पार्टी लेकर के चलती आई है। जो और इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो है कि इनके जो दो मेन लीडर्स हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी और LK आडवाणी जी, जिन्होंने इसका एक फाउंडेशन या फाउंडिंग मेंबर्स थे, ठीक है। अब बीजेपी ने जब अपना अलायंस बनाया तो उसका क्या नाम रखा बेटा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वैसे ही कांग्रेस ने जो बनाया उसका क्या नाम रखा था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। और कुछ काम का है इसके अंदर ना, काम का एक चीज है जो कि हमारे लिए जरूरी है। अभी अगर अपन बात करते हैं 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर 303 मेंबर्स के साथ ये काफी एक अच्छा बहुमत लेकर के पार्टी आगे बढ़ी। देन बहुजन समाज पार्टी की जब मैं बात करता हूं तो बहुजन समाज पार्टी OBC ST SC रिलीजियस माइनॉरिटीज को बेटरमेंट के लिए बनी, ठीक है। कौन थे इसके मेंबर, काशीराम और मायावती। काशीराम थे, उसके बाद मायावती ने इनको टुक ओवर किया, पार्टी को आगे लेकर के गए। बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो ये पार्टी है उतना भी प्रोग्रेस नहीं कर रही है। हालांकि मैं अगर बात करूं तो अभी वापस यूपी के अंदर चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, तो वहां पर ये वापस से एक्टिव हो चुकी है पार्टी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये पूरा बेस है इनका, और इसके बाद फिर दिल्ली, पंजाब या उत्तराखंड में भी ये क्या करते हैं, अपना एक कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस छोड़ दें। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी कि गोवा के अंदर चुनाव होने वाले हैं तो आम आदमी पार्टी, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं तो आम आदमी पार्टी भी अपना वहाँ पे इलेक्शंस लड़ेगी, सीट्स के ऊपर अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे वहाँ पे चुनाव के अंदर, है ना। अब यहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियर रामास्वामी नायकर, ये कई बार सवाल आ जाता है पेपर के अंदर कि आपका कौन से ऐसी पार्टी है जिन्होंने कुछ जो रिलीजियस या सोशल रिफॉर्मर्स थे उनकी टीचिंग्स को या जो उनकी बातें थी उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी को फॉर्म किया था, या उनके पद चिन्हों पर चल रही है। बीएसपी। डॉक्टर BR अम्बेडकर की यहाँ पे हम बात करें, उनका भी जो एजेंडा था कि भैया जो कास्टिज्म है उसको हटाया जाए, दलित्स को अपलिफ्टमेंट हो, उनको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले सोसाइटी के अंदर, तो उस पर भी बीएसपी काम करती है। अगर हम बात करें तो 2019 के चुनाव के अंदर 3.363% वोट्स के साथ ये लोकसभा के अंदर इन्होंने सीट्स जीती थी। सीपीआईएम जैसे मैंने बोला था कि जब इनका आप सिंबल देखोगे तो ये क्या है, एक तो हैमर है, हथौड़ा,
और एक क्या है, हसिया, है ना। एक तो क्या है हथौड़ा और एक क्या है हसिया, मतलब हथौड़ा वर्कर्स, हसिया फार्मर्स, तो दोनों को अपग्रेड करना है। सीपीआईएम, आगे क्या आ रहा है आपका मार्क्सिस्ट, ये किस पार्टी से बनी है, आपका सीपीआई से। ये देखो नीचे यहीं पर, यहाँ पर क्या है, ये तो धान है और ये क्या है हसिया, मतलब यहाँ पे केवल फार्मर्स के लेकर के बात चल रही थी, बट यहाँ पर आपका फार्मर्स के साथ इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको भी जोड़ दिया। तो ये कब बनी थी बेटा, आपका 1964 में। किस पार्टी से टूट करके बनी थी, सीपीआई से। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये किस चीज को आपका सपोर्ट करती है, सोशलिज्म, समाजवाद, सेकुलरिज्म, मतलब कि किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को हम क्या नहीं करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी पता ही है आपको, जहां पर जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है। अपोज करती है किस चीज को, इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। इंपीरियलिज्म, जब क्या कोई बड़ी पावर या बड़ी कंट्री किसी छोटी पावर को या छोटी कंट्री को क्या करती है, टुक ओवर करने की कोशिश करती है, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना के रखा 200 साल तक। कम्युनलिज्म, आप जाति के आधार पर जब लोगों को बांटने की कोशिश करते हो, दैट इज रॉन्ग। तो इन सब चीजों का ये क्या करती है, विरोध करती है। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के या जो फॉरेन कैपिटल का एक्सचेंज होता है उसको लेकर के इसके एक अपने व्यूज है सीपीआईएम के। वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में इनका एक अच्छा कैडर या कह सकते हैं एक अच्छा बेस है। ठीक है, और दिस पार्टी हैज बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर्स। तो यहाँ पे सवाल बन चुका है आपका एक बार एनटीएससी के अंदर कि ऐसी कौन सी पार्टी थी जिन्होंने 34 साल तक राज किया, रूल किया। फिर बाद में तो आपको पता ही है अभी टीएमसी है वेस्ट बंगाल के अंदर, ममता बनर्जी की सरकार है वहां पे रूल कर रही है, बट ये भी अपने आप में एक सवाल बन जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 1.75% वोट्स आए और 3 सीट्स जीती थी। सीपीआई की जब मैं बात करता हूं तो 1925 में फॉर्म हुई थी। 1975 में इट रिमेन्ड एन अलाई ऑफ द कांग्रेस, देयर आफ्टर इट स्टार्टेड एंटी कांग्रेस एंड एंटी बीजेपी लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट। अब ये बिलीव करती है मार्क्सिज्म, लेनिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी पे। आपको याद आ रहा है, आपने चैप्टर पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशंस, तो ये सारी टर्म्स वहां पे पढ़ाई थी ना, मैंने तो पढ़ाई थी। याद आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा रिकॉल करना, पढ़ाया आपने। मार्क्सिज्म, लेनिज्म, स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन, कुलक्स, कोलखोस, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हमारा चैप्टर नहीं है आज का, बट हाँ हमने इसको पढ़ाया भी है और आपने पढ़ा भी होगा। It opposes the forces of secessionism and communalism. It accepts parliamentary democracy as a means of promoting the interest of working class farmers and the poor. तो इन लोगों को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये पार्टी कार्य करती है। इट फेवर्स कंट्रोल ओवर फॉरेन ट्रेड, ज्यादा विदेशी व्यापार ना हो और अगर हो तो उस पर कंट्रोल किया जाए। इक्विटेबल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स, कैंसलेशंस ऑफ लोन टेकन बाय स्मॉल पीजेंट्स। तो ये कुछ कुछ डिमांड्स हैं, कुछ कुछ डिमांड्स हैं आपकी, जो कि क्या है आपका ये पार्टी डिमांड करती है। सीपीआई सपोर्ट्स बेस स्टेट्स आर केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड एटसेट्रा। और अगर मैं बात करूं 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो यहां पर 1% वोट्स और 2 सीट्स इन्होंने केवल जीती थी। अब अगर अपन बात करें तो एनसीपी, एनसीपी की जब मैं बात करूं तो क्लॉक आपको दिख रहा है यहाँ पे इनका सिंबल, और 1999 में बनी थी ये पार्टी। शरद पवार जो है इसके लीडर है। ठीक है ना, महाराष्ट्र के अंदर अभी 3 पार्टीज ने मिलकर के वहां पे सरकार बना रखी वर्तमान में, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर, अघाड़ी दल शायद से इसका नाम रखा गया है, और अभी महाराष्ट्र के अंदर इनकी सरकार है वहां पर, है ना। अब ये कांग्रेस से टूट करके बनी थी एनसीपी, पहले शरद पवार कांग्रेस में ही थे। महाराष्ट्र के अंदर एक मेजर पार्टी है और इसके अलावा मेघालय, मणिपुर और आसाम में भी इनका एक बेस है। 2004 से ये यूपीए का क्या थे, एक अलायंस के तौर पर उनके साथ में काम किया।
अब ये आपको एक आपके मॉड्यूल के अंदर एनसीईआरटी में भी है, मॉड्यूल में भी है, दोनों में है। एक थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा बट एनसीईआरटी मॉड्यूल में क्लियर है। आपका एक मैप दे रखा है जहां पे रीजनल पार्टीज अलग अलग हैं। तो आपको करना क्या है बेटा, इसके अंदर बता देता हूं मैं। कोई भी 5 रीजनल पार्टीज याद करनी है, कभी अगर पेपर में आ जाए तो आप लिखने के लिए मतलब पता हो। कोई भी 5 याद कर लेना। आरजेडी बिहार के अंदर लालू यादव जी की पार्टी है ना। इसके अलावा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी हो गई, 2 हो गई। इसके अलावा आप अगर बात करें आम आदमी पार्टी, 3 हो गए। आप अगर बात करें शिवसेना, 4 हो गए। पीडीपी जम्मू कश्मीर में हो गए 5। चलो देन स्टेट पार्टी की जब मैं बात करता हूं तो स्टेट पार्टी हमने पहले भी पढ़ा था, वापिस से इसको रिकॉल कर लेते हैं। 6% टोटल वोट्स इन लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में 6% वोट लेकर के आए हो आप इलेक्शन के अंदर। या फिर आप क्या करते हैं, टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी। तो मैं तो सिंपल सी बात करूं तो 6% तो वोट, और इसके अलावा आपने 2 सीट्स अगर जीती है तो आप स्टेट पार्टी कहलाने के हकदार हो जाओगे। जैसे कि अगर टोटल 100 वोट पड़े तो 6% मतलब 6 वोट्स, पहली बात क्लियर। दूसरा 2 सीट आपको जीतना है। मैं राजस्थान का एग्जाम्पल लूं तो राजस्थान की विधानसभा में 200 सीट्स हैं। इसमें से अगर आप 2 सीट्स जीत गए और अगर टोटल आपके 1 लाख वोट पड़े, 1 लाख, तो उसका अगर 6% आपके पास वोट आ रहे हैं तो यू आर एलिजिबल। अभी एलिजिबल हो आप किसके लिए, स्टेट पार्टी बनने के लिए। फिर आप अप्लाई करोगे, अगर आपको मिल जाता हो स्टेटस तो ठीक है, एंजॉय करो। एंजॉय करो मतलब कुछ मिलता है क्या सर फायदा? हाँ, आपका जब आप स्टेट पार्टी बन जाओगे तो आपका वो सिंबल जो है, जब नए वापस चुनाव होंगे तो उसी सिंबल पे लोग बाग लड़ेंगे। आपको इसके अलावा जो आप खर्चे वगैरह कर रहे हो एडवर्टीजमेंट, उसमें थोड़ी बहुत रिबेट मिल जाएगी। आपको और सारे पर्क्स मिलते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब आप एज ए नेशनल पार्टी या एज ए स्टेट पार्टी अपने आप को इलेक्शंस के अंदर कंटेस्ट करते हैं। अभी एक डिफरेंस दे रखा है नेशनल और रीजनल पार्टी का, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, है ना। फिर चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो पहला जो है चैलेंज है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। मतलब कि पार्टी के अंदर जो एक डेमोक्रेटिक वे में हायरार्ची चलनी चाहिए। जो लोग बाग काम कर रहे हैं उनको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अपर टॉप जो सीट्स हैं, जो टॉप पोजीशंस हैं, वहां पर केवल कुछ लोग ही लगातार क्या होते रहे, रिपीट होते रहे, अपने आप को इंटरचेंज करते रहे। सबको अपनी बात रखने का मौका हो पार्टी के अंदर। हर किसी को मौका मिले आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस का, ठीक है, प्रमोशन मिलता रहे, सबकी बात सुनी जाए तो ज्यादा बेटर वे में पार्टी क्या कर सकती है, खुद को ग्रो कर सकती है, ठीक है। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब कि जब पार्टी के अंदर एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार के सदस्य क्या है लगातार टॉप पोजीशंस पे बैठ रहे हैं तो वो भी गलत है। मैं एग्जांपल लेता हूं अगर बीजेपी के अंदर, है ना, क्योंकि चैप्टर ही प्रैक्टिकल है तो एग्जांपल ही प्रैक्टिकल लेना पड़ेगा। बीजेपी में आप देख रहे हो जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा हैं, अभी अमित शाह, राजनाथ सिंह, अलग अलग लीडर्स कई कई से आपके आ रहे हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते जा रहे हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कोई एक ही परिवार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। अलग अलग जो लीडर्स हैं वो लोग आते हैं और उन्होंने काम किया होगा अपने फील्ड में और टॉप पोजीशंस के ऊपर उनको पोजीशन को होल्ड करते हैं। मनी एंड मसल पावर, चुनाव के टाइम पे हम देखते हैं कि पैसा बट रहा है, लिकर बट रहा है, लोगों को लालच दी जा रही है, जीत गए तो आपको लैपटॉप देंगे, साइकिल बांटेंगे और कई तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। मनी एंड मसल पावर, अब लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो आपके साथ गलत होगा। मैं यहीं पर एक ऑन अ लाइटर नोट एक मूवी का नाम आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। कौन सी मूवी है? न्यूटन। न्यूटन के अंदर आपका इलेक्शन के रिगार्डिंग अच्छी मूवी है वो, एक आप देख सकते हैं कभी आपको मौका मिले तो, है ना। उसको देखोगे जरूर आपको रिलेट कर पाओगे इस चैप्टर के साथ, तो देखना कभी मौका मिले तो। मनी एंड मसल पावर बताया। फिर होता है आपका एब्सेंस ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। अब जनता कहती है कि 5 साल बाद चुनाव होंगे, हम हो सकता है सरकार बदल दें इस बार, बट फिर वो भी क्या करेंगे, कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कई बार ऐसा जनता को लगता है कि सरकार बदल भी जाएगी बट क्या वो बदलाव हो पाएगा जिसको हम चाह रहे हैं। जैसे कि जनता को अगर लगता है कि आपके उनके राज्य के अंदर या उनके शहर के अंदर सफाई व्यवस्था हो, क्लीनलीनेस रहे, हाइजीन रहे, हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपमेंट हो, इसके अलावा
प्रॉपर वाटर इलेक्ट्रिसिटी रहे, तो बहुत सारी डिमांड्स, बहुत सारी अनगिनत हो सकती हैं, बट मैं कुछ ही ले रहा हूँ। तो वो सब अगर बदलाव होता है, उन सब में अगर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं तब तो फायदा है, वरना सरकार बदलने का या सरकार चेंज करने का 5 साल बाद ऐसा कोई स्पेसिफिक फिर फायदा नहीं देखने को मिलता है। अब पार्टीज को हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं? सबसे पहले द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एंड एमपी फ्रॉम चेंजिंग द पार्टी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, बट 10th में केवल इंट्रो दे रखा है इसका, कि पार्टी के अंदर जो मेंबर्स हैं, चुनाव जीतने के पहले या चुनाव जीतने के बाद आप बदल रहे हो पार्टी, ठीक है, बट एक बार सरकार बन गई उसके बाद भी आप अगर अपने आप को क्या कर रहे हो, पार्टी चेंज कर रहे हो, तो उस पर फिर कुछ रूल्स इस लॉ के अंदर दे रखे हैं, दल बदल कानून के अंदर, वो लगाए जाते हैं, और उसके तहत फिर जो भी पनिशमेंट रहता है वो आपको फिर भुगतने के लिए आप तैयार रहें अगर आप ऐसा कर रहे हैं। तो सर ऐसा क्यों किया गया होगा? क्योंकि आपको पता है कि बेटा सरकार एक बार बन गई, अब उसमें से अगर लोग बाग का मतलब है यहाँ पे एमपी या एमएलए अगर छोड़ करके जा रहे हैं पार्टियां, तो वापस से उन्हें अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। अगर बाय चांस मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पाए तो वापस से चुनाव कराने पड़ेंगे, और आपको पता है कितना खर्चा होता है चुनाव कराने के अंदर, है ना। दूसरी बात बोली आपको कि एफिडेविट देना पड़ेगा आपको, सुप्रीम कोर्ट ने बोली ये वाली बात, ये पेपर में आ चुका है, ये आपका सीबीएसई में एनटीएससी में बार बार आता है कि एफिडेविट वाली बात कौन बोलता है, इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट। तो ये 3 स्टार लगा दिया मैंने यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि एफिडेविट देना है आपको, उसके अंदर बताना है आपकी कितनी इनकम है, आपका कितनी आपके पास एसेट्स हैं, आपके ऊपर कितनी लायबिलिटीज है, फिक्स एसेट कितनी है आपके पास, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है क्या, आपने कोई क्राइम किया है, बहुत सारी बातें बतानी पड़ती हैं। फिर आता है आपका संगठनात्मक चुनाव, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करने पड़ते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि हर साल या हम के हर 5 साल में, जैसा भी जिस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, जनरली 5 साल के लो, 3 साल, 1 साल, जो भी होगा, अलग अलग जो पद होते हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनके चुनाव हो, और उस चुनाव के अंदर फिर प्रॉपर वे में एक जो मेंबर है उनको चुना जाए और उनको अपना दायित्व दिया जाए, रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाए। सर एग्जाम्पल है क्या इसका कोई? हाँ, जैसे कि कांग्रेस के अंदर एनएसयूआई है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, बीजेपी के अंदर एबीवीपी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो ये सब कौन है? यूथ विंग है, बीजेपी का एबीवीपी, कांग्रेस का एनएसयूआई। तो ये स्टूडेंट लेवल पे जो स्टूडेंट्स को पार्टी के साथ कनेक्ट करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, बट इनके भी चुनाव होते हैं और उसके अंदर फिर सीट्स इनको दी जाती है, पोजीशंस दी जाती है, सीट का मतलब पोजीशन। अब क्या बोला गया है बेटा कि क्या कोई आपके पास रिफॉर्म करने के लिए सजेशंस हैं? बिल्कुल हाँ साहब, दे रखे हैं मार्क को। पहले तो आपका इंटरनल पॉलिटिक्स को रेगुलेट करने के लिए इलेक्शंस करवाए जाएं आपके, ठीक है। दूसरा, 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व की जाएं, जैसा कि आपको पता है पंचायती राज में ही सही अपना, और स्टेट फंडिंग होनी चाहिए चुनाव के अंदर, ताकि आपका क्या हो, एक सपोर्ट मिल सके जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ टाइम पहले की बात ही है, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसके अंदर खर्चा बढ़ा दिया गया है, चुनाव खर्चा। अब ये आज का होमवर्क है आपके लिए कि कितना चुनावी खर्चा बढ़ाया गया है। अभी अगर कोई लोकसभा का चुनाव लड़ता है या आपका विधानसभा का चुनाव लड़ता है तो कितना खर्चा वो कर सकता है, ये आज का होमवर्क है, आप पता करिए, ठीक है। फिर सजेशंस की बात की गई है, ठीक है। 2 तरीके और बताए गए हैं। पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू पेटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशंस। आपने देखा होगा ना, जब लोकसभा के अंदर जब अलग अलग सेशन चलता है, बजट सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया, तो वहां पर जो विपक्ष की दल है वो लोग कई बार विरोध करके बाहर बैठ जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, काली पट्टी बांध लेते हैं हाथ पे, तो ये सब तो हमने देखा हुआ है। फिर आपका the more reform will be there, the more there will be the better parties who will function। थोड़ा ऊपर कर लें, प्रॉपरली नहीं दिख रहा होगा आपको।
अगर यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बाग पार्टीज को ज्वाइन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को, तो वहां पर वो बेटर वे में क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, बेटर वे में उनकी फंक्शनिंग होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, आज जो युवा वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो शायद पॉलिटिकल पार्टीज या इस सिस्टम को ज्वाइन नहीं करते। उनको लगता है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही फिर बहुत सारी ऐसी कह सकते हैं प्रैक्टिसेस हैं जो कि उन्हें पसंद नहीं आती। बट अगर पढ़े लिखे लोग बाग पार्टीज को ज्वाइन करेंगे तो वो अपनी तरीके से सिस्टम को रिफॉर्म कर पाएंगे, अपने तरीके से क्या करेंगे, चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो जरूरी है, ऐसा होना भी चाहिए, और गवर्नमेंट भी और जो पार्टीज हैं इन चीज़ों को क्या करें, एक सीरियस नोट पर लेकर के ऐसे लोगों के लिए ओपन विंडो रखें कि वो लोग भी आएँ और पार्टीज के साथ कनेक्ट हो। तो इसी नोट पर हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर को एंड कर रहे हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।